तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ गुबाहट ही हो रही है, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। दायित्व बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार ये दो चर्चाओं का विषय हमेशा से रहा है, लेकिन उस पर अभी कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई है, कोई ठोस फैसला नहीं आया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक, भाजपा जुड़ चुके हैं। शूरवीर सिंह सजवाण, पूर्व मंत्री, कांग्रेस हैं। दीपक रावत यूकेडी नेता हैं और हरीश मैकुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। केदार सिंह रावत जी, मंत्रिमंडल विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, कब होगा कब होगा कब होगा, एक बार फिर ये चर्चाओं में है। आखिर कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार भी है और केंद्रीय नेतृत्व का भी विषय है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार के आधार पे ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, किसको जिम्मेदारी देनी है किसको नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सरकार के कार्य हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी 7 अन्य मंत्री हैं वो विभागों को अच्छी तरह से देख रहे हैं और जब भी इसकी आवश्यकता महसूस की जाएगी तो उसका विस्तार होगा। वो उनका विशेषाधिकार है, उस पर हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ना ही ये कोई जनता से संबंधित विषय है, क्योंकि जो जनता के कार्य हैं, जो सरकार के कार्य हैं, वो तो बिल्कुल गतिमान हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है। वो कार्य जो है पूरी तरह से चल रहे हैं। तो ये जब भी मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, उनका विशेषाधिकार है किनको वो मंत्रिमंडल के योग्य समझते हैं और किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देते हैं, किन विधायकों को वो योग्य समझते हैं, तो उनका विशेषाधिकार है। और केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद जल्दी ही मैं समझता हूँ इसका निर्णय वो लेंगे। जी, शूरवीर सिंह सजवाण जी, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, फिर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है? सब काम बढ़िया तो चल रहा है। तो जो बाकी मंत्रीगण हैं उनसे भी कुछ और कम कर दिए जाए। 2-4 खर्चे अगर कम करने हैं तो 2-4 मंत्री और कम कर दो, 2-3 ही रखो अगर इससे काम चल रहा हो। जिन जिन सरकारों ने मंत्रिमंडल में जितने पद हैं और उनसे कम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, 3-3, 4-4 जिले एक साथ, वहाँ कोई मंत्री नहीं है। तो सरकार का मतलब है लोकतंत्र में जितने मंत्री होने चाहिए उतने मंत्रियों को उसी दिन, जिस दिन स्थान खाली है उसी दिन भरा जाना चाहिए, क्योंकि विकेंद्रीकरण से विकास होता है। और विकेंद्रीकरण से अगर विकास पर कोई विश्वास करता है तो उनको ये 4 पद खाली नहीं रखने चाहिए थे। और 3 पद तो कई दिनों से खाली हैं। एक पर चंद्रराम दास जी के स्वर्गवास होने के बाद से खाली हुआ है जी। तो ये पद भरे जाने चाहिए और आज भरे जाते हैं, कल भरे जाते हैं, परसों भरे जाते हैं, नरसों भरे जाते हैं। लालसा में है लोग। उस क्षेत्र की जनता भी, जहाँ के योग्य विधायक, अनुभवी विधायक, जिनको विधायिकी का ज्ञान है, जिनकी विधायिकी के कारण मंत्रिमंडल में भी और अधिकारियों के अंदर भी वो ज्ञान पैदा कर सकते हैं, वो पद खाली चले आ रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है और इस पर समय रहते मंत्री पद भरे जाने चाहिए थे। और क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, किसकी आज्ञा चाहिए, आज्ञा क्यों नहीं मिल रही है, ये मुख्यमंत्री का विषय है जी। कि समय रहते उनको, आज संसदीय कार्य मंत्री का पद भले ही किसी व्यक्ति को दे रखा हो जी। पर जिसको संसदीय कार्य का ज्ञान ही नहीं है उसको संसदीय कार्य मंत्री बना दिया। जो उन
जो संसदीय कार्यों की अवहेलना लगातार करता आ रहा हो जी उसको संसदीय कार्य मंत्री बना दिया। ठीक और संसदीय कार्यों का जिन लोगों को ज्ञान है, जो पुराने लोग हैं, अब वो तो मेरी पार्टी से तो बनना नहीं है किसी को मंत्री, बनना तो उन्हीं में से है, किंतु उनमें भी बहुत से लोग हैं जो उन पदों के काबिल हैं और काबिल को समय रहते अगर प्रतिनिधित्व दिया जाता है क्षेत्रों को भी, जो क्षेत्र छूटे हुए हैं, जो जिस जाति आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, जो लोग छूटे हुए हैं, मैदान पहाड़, इसका सामंजस्य करते हुए मंत्रिमंडल शीघ्र भरे जाने चाहिए। और बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि अब बिखोत के बाद होगा, अब बैसाखी के बाद होगा, अब मकर संक्रांति के बाद होगा, ये बर्त के बाद उसके बाद होगा। तो ये लोगों को इस तरह की जो हरकतें हैं, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करती है। और जनता में रोष है इस बात का कि भाई पहले तो कम होए, पहले तो मंत्रिमंडल जो 2002 से 2005 के बीच मंत्रिमंडल के जितने सदस्य थे उसको संख्या बल के आधार पर कम किया गया, बहुत घटाए गए, 5-6 लोग घटाए गए, और उसके बाद तो जितने थे उतने तो चलाओ काम। बिल्कुल। दीपक रावत जी, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल पद में जो रिक्त पद चल रहे हैं वो भरना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, आपको क्या लगता है देरी हो रही है, परेशानी का सबब है या फिर सब ठीक है? निश्चित रूप से प्रथम दृष्टि तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो है। वर्तमान सरकार अगर ये कहती है कि सक्षम है, डबल इंजन सरकार है, और उत्तराखंड क्रांति दल तो हमेशा कहता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय पार्टियां कभी भी इस प्रदेश का भला तो नहीं सोच सकती। अब देखिए, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है और निर्णय केंद्र से आएगा। जब तक केंद्र से हरी झंडी नहीं मिलेगी कोई भी मंत्री पद नहीं भरा जाएगा, चाहे उस मंत्री पद उसकी वजह से राज्य को कितना नुकसान हो, राज्य की जो कार्यशीलता है वो स्थिर हो जाए, रुक जाए, कोई राष्ट्रीय पार्टी को कोई मतलब नहीं है। 1.5 साल होने को आया है सरकार को और अभी तक मंत्री पद अगर नहीं भरे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से बताता है कि कुछ ना कुछ समस्या तो है। जो योग्य लोग हैं, अगर योग्य इतने सारे इनके बम्पर तरीके से जीत के आए हैं, जनता ने इन्हें इतना बहुमत से जिता के ला रखा है, बहुत सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, लेकिन 12 मंत्रियों को भी नहीं बना पा रहे। ये दिखाता है, या तो ये माने कि जितने लोग इन 8 के अलावा बाकी अयोग्य हैं, कोई भी मंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक नया सुगवा छिल दिया है कि राज्य मंत्री बनाए जाओ लेकिन मंत्री किसी को नहीं बनाना है, दायित्वधारी बनाए जाए लेकिन मंत्री का पद किसी को नहीं देना है। या फिर मुख्यमंत्री स्वयं सचेत है कि यदि कोई ऐसा उनसे तेज व्यक्ति अगर आ जाए तो हो सकता है कि उन्हें भी भविष्य में नुकसान उठाना पड़े अपने राजनीतिक रूप से। ये कहीं ना कहीं पर जो चर्चा का विषय आपने रखा है, निश्चित रूप से ये नुकसान जो है ये उत्तराखंड का है और किसी का नहीं है। बिल्कुल। हरीश मेखूरी जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि लंबा वक्त हो चला है, पहले दायित्व बंटवारे को लेकर, साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही थी, और अब एक बार फिर ये हेडलाइंस बन चुकी है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। आखिर कब होगा? आपको क्या लगता है, परेशानी कहाँ आ रही है, रुकावट कहाँ है? दिव्यदर्शनी जी, वैसे तो कितने मंत्री बनाना है, कितने मंत्री से काम चलाना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जब चाहे तब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जब चाहे तब मंत्रियों को कम कर सकते हैं, सकते हैं, हटा सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं वो दायित्व, ऐसा उनका विशेषाधिकार है नियमतः। लेकिन उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य की स्थिति को देखते हुए, और इसकी जनसंख्या भले कम है, कुल 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, लेकिन इसके टोपोग्राफी बहुत दुरूह है, भौगोलिक बनावट बड़ी दुरूह है। एक विधायक का जो क्षेत्रफल अगर पहाड़ में देखा जाए तो अगर विधायक पूरा अपना क्षेत्र घूमना चाहता था उसे करीब हफ्ते भर से ज्यादा लग जाए। मैदानी इलाकों में विधायक अपना क्षेत्र घूमना चाहे 1 घंटे में घूम के आ जाएगा कार से। तो ये अंतर है। तो इसी मांग के लिए, इसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करीब 30-40 साल चली, जो 1994 में अपने चरम पर थी, और तब जाके 2000 में राज्य बना। दूसरा, राज्य बनने के बाद हुआ क्या कि लखनऊ से जो
अधिकारी यहाँ आए उत्तराखंड, वो या तो पेंशन पोस्ट पे आए, प्रमोशन पे आए, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी लखनऊ में मतलब कार्यशैली चुस्त दुरुस्त नहीं थी, इसलिए उनको उत्तराखंड के लिए भेजा गया। तो इस तरह से मतलब 4P जो हमारे अधिकारी उत्तराखंड आए, वो एक तो उत्तराखंड को समझ नहीं पाए, समझना भी नहीं चाहा, और जैसे वो ऑपरेट कर सकते थे वैसा ही करते रहे। उत्तराखंड के भोले सीधे लोग, चाहे वो मंत्री बन गए, चाहे वो विधायक हुए, लेकिन वो अधिकारी उनको मतलब जैसे गाइड करते रहे वैसे ही चलता रहा। एनडी तिवारी के जमाने में छोड़ करके, एनडी तिवारी ऐसे विस्तार बड़े कलेवर के नेता थे जिनको ISPCS ऑपरेट नहीं कर सकता था, गाइड नहीं कर सकता था, बल्कि एनडी तिवारी उनको गाइड करते थे। जी। उस कलेवर का अब मुझे तो दिखा नहीं मुख्यमंत्री उसके बाद। तो उस कलेवर का मुख्यमंत्री हो, उस कलेवर के नेता हो तो बात बनती। तो इसलिए भी उत्तराखंड को मंत्रियों की आवश्यकता है, कलेवर वाले मंत्रियों की आवश्यकता है, योग्य मंत्रियों की आवश्यकता है, जो इन अधिकारियों पे लगाम रख सके और इनको निर्देश दे सके कि भाई इस राज्य में ये होना है। तो उसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता तो है। अब हमारे कई मंत्रियों के पास मतलब जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा विभाग है, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, रोड है, PWD है, लोक निर्माण विभाग जिसको हम कह सकते हैं, ये ऐसे आए दिन जिनमें कुछ ना कुछ समस्या रहती है। इन पे तो मतलब जबरदस्त मंत्री की आवश्यकता है जी। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो 4 मंत्री के पद अभी तक खाली हैं, उनका विस्तार की जो कामना है वो जनता भी करते हैं, राज्य के हित में भी यही है। तो और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करे तो उसके लिए लाभ भी होगा इसका। बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल विस्तार हो तो राज्य का भी लाभ हो और यहाँ की जनता का भी लाभ हो, और यहाँ की समस्याएं भी, मंत्री ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा लोगों तक अप्रोच होगी, ज्यादा चीजें वो सुन पाएंगे, ज्यादा चीजों का विश्लेषण हो पाएगा, ज्यादा योजनाएं जो है धरातल पर दिखेंगी, ज्यादा उनका मूल्यांकन और अवलोकन हो सकेगा, ऐसा हम समझ पाते हैं। बिल्कुल। केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर विकेंद्रीकरण की बात कही गई शूरवीर सिंह सजवाण जी द्वारा कि अगर आप केंद्रित रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होगा, विकेंद्रीकरण से ज्यादा विकास संभव हो पाएगा और हर व्यक्ति की पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं हो सकती, मंत्री तक फिर भी एक पॉसिबिलिटी होती। तो क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है विशेषाधिकार अपनी जगह है, लेकिन जो एक मिनिमम नंबर है आपके कैबिनेट का उसको तो पूरा कर लेना चाहिए। 11 उत्तराखंड के लिए है तो कम से कम वो 11 तो भरे जाने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो विधानमंडल की जो संख्या है उसका 1/6 जो है वो कैबिनेट में हम ले सकते हैं, मंत्रियों के रूप में शपथ हो सकती है। तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी को मिला के 12 लोग जो है उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में स्थान हैं। लेकिन एक तो माननीय मंत्री जी की हमारी वो डेथ हो गई थी, चंदन रामदास जी की, और 3 पद जो है शुरू से ही रिक्त रखे गए थे। तो उसमें कुछ विचार था कि भाई किन लोगों को, व्यक्तियों के उस पर विचार था, क्षेत्र के उस पर विचार था, और क्षेत्रीय सामंजस्य को भी बैठाना था, तो उस पर विचार चल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये कोई जन समस्या नहीं है, या मतलब जनता के कार्य कहीं ये नहीं आया कि साहब मंत्रिमंडल पूरा न होने के कारण कोई कार्य रुका है या जन समस्या पैदा हुई है, और न जनता से इसका सीधा सीधा कोई लेना देना है। एक तरफ तो मैं कहूँ तो बल्कि इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्च है वो भी बचा है, जो मंत्रियों पे 4 अन्य मंत्रियों पे खर्च होना था, तो एस्टेब्लिशमेंट का, पूरे स्टाफ का, उनका सारा व्यय विस्तार का, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं आया कि कोई काम रुका है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे अभी आदरणीय शूरवीर सिंह सजवान जी ने भी कहा, दीपक रावत जी ने, हमारे पत्रकार मैखुरी जी ने भी, कि जन भावनाएं ये रहती हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का भी जो है वो प्रतिनिधित्व हो, और आम जन जो है आसानी से अपनी बात अपने प्रतिनिधि के पास जा कर के रख सके। तो ऐसे कुछ जिले, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, जो दूरस्थ के जिले हैं हमारे, और चाहे जो कुछ मैदानी जिले भी हैं तो उसमें भी जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उस पे वो विचार कर रहे होंगे, किया होगा, और उचित समय आने पे ही जो है इसका
वो निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पार्टियों में केंद्रीय नेतृत्व होता है उसकी सहमति से भी, क्योंकि उनकी राय, उनका अनुभव, उनका ज्ञान, उसका लाभ जो है राज्य को मिले, तो इसलिए भी जो है केंद्रीय नेतृत्व के परामर्श के बाद ही ये सारे निर्णय किए जाते हैं। अच्छा सर, दो साल पहले एक ऐसी खबर थी कि एक खास रणनीति के चलते जो है 3 पद खाली रखे गए। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, उस वक्त भी 3 पद खाली थे। अब मुख्यमंत्री के धामी के आने के बाद 3 पद खाली थे, अब चौथा दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो खाली हो गया। लेकिन आपके साथ बहुत प्लस पॉइंट ये है कि आपकी बहुत जो है डिसिप्लिन्ड पार्टी कही जाती है, अनुशासन के मामले में बहुत दृढ़ पार्टी है कि अगर आपके वहाँ अगर आप किसी को बनाते भी तो कोई इतनी जल्दी आवाज बुलंद नहीं करेगा या बगावत नहीं करेगा। तो आप तो आसानी से किसी को खुश ना करते हुए जो काबिल है उसको बना सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस में इस तरीके का नहीं होता क्योंकि मुखर नेता हो जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से पार्टी का अनुशासन अपनी जगह पे है और उसमें कोई जल्दी से जो है बिना किसी माकूल कारण के कोई इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये सारी समस्याओं को देखते हुए कि दावेदारों की संख्या भी है, फिर किसी को बनाया नहीं बनाया, क्या उसका जो है इफेक्ट जनता में जाएगा और विधायकों में जाएगा, इन सारी बातों पे विचार भी होता है और विचार हुआ भी होगा। लेकिन फिर ये रहता है कि राजकाज में इतनी व्यस्तता हो जाती है राजकाज को चलाने में कि रात दिन जो है उसमें एक करना पड़ता है। तो बहुत अर्जेंसी अगर किसी बात की हो तब तो उसके लिए तत्काल निर्णय लेना आवश्यक है। लेकिन अगर अर्जेंसी नहीं है, काम राज्य का चल रहा है और उससे कोई भारी परेशानी भी नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये विवेक से ही जो है वो अपना विशेषाधिकार का उपयोग करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद। और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जल्दी ही जो है कुछ अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी विधायक हैं, उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बिल्कुल, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और क्यों इसमें देरी हो रही है। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं CM धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो, कहां देरी हो रही है और किन लोगों को यहां पर जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। शूरवीर सिंह सजवान जी, जिस तरह से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार केंद्र से विचार विमर्श करने के बाद यहां पर तय किया जाएगा, आपको क्या लगता है? जितने, क्योंकि आप भी मंत्री रह चुके हैं और ऑपोजिशन होने के नाते आप भी पढ़ते होंगे, रीड करते होंगे पार्टी के मेंबर्स को और पार्टी में कौन बड़े नेता हैं, आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत वरिष्ठ चेहरे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको मिलनी चाहिए जगह और किन्हीं कारणों की वजह से वो पीछे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे ये 3 मंत्रियों की जगह खाली हो और चाहे वो जिनको राज्य मंत्री का नाम दे रहे हैं, कि राजनीतिक दलों को चाहिए, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके प्रदेश अध्यक्षों को, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों को ये चाहिए कि जो कार्यकर्ता पुराना है, जो निष्ठावान है, जिसकी छवि जनता में अच्छी है और जिसको बनाने से पार्टी और सरकार की छवि बढ़ सकती है, ऐसे लोगों को समय पर उनका ओहदा दिया जाना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। और व्यक्ति सम्मान का ही भूखा होता है। 20 वर्षों से कार्यकर्ता लगा हुआ बेचारा, 20 वर्षों से उसकी आस है कि मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, और पता लगा कि उसकी जगह कोई व्यक्ति मोटा पैसा देकर आ गया और विधायक बन गया उसके क्षेत्र से, तो उसका दिल क्या करेगा? और उसके बावजूद भी उसको सलाम करना चाहिए कि वो उसके बावजूद भी पार्टी में टिका हुआ है और टिका हुआ है और साथ दे रहा है, निष्ठापूर्वक काम कर रहा है। उसकी निष्ठा का बार बार अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके बड़े नेताओं को, उनके हाईकमान को ये जानना चाहिए कि जिसको हमने अनादर भी किया है वो हमसे ज्यादा निष्ठावान है। तो मैं सुनता रहता हूं कि राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, कहते हैं महिलाओं को इतने पद दिए जाएंगे, कहां दिया? मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं, और उनका बेचारियों का नंबर ही नहीं आ रहा है। एक सज्जन मिल गए मुझको, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है, वो 2-3 बार जिला अध्यक्ष भी रहे उनके। मैंने कहा भाई कब नंबर आ रहा है? कि भाई साहब हम तो अब बैक फुट पर आ गए। वो निराश हो गए हैं। तो जब निराशा और हताशा के वातावरण में कार्यकर्ता चला जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, फिर वो आपको राज सत्ता सौंपने के लिए उस हद तक काम नहीं कर पाएगा। तो ये बात सभी को सोचनी चाहिए, और जो सत्ता में है उनको तो विशेष रूप से सोचना चाहिए कि पिछली सरकार में बड़े बड़े वजनदार व्यक्ति थे, क्यों हार गए सब? क्यों हारे? इसलिए हारे कि मंत्री बनने के बाद वो अपने साथी विधायकों को द्वितीय दर्जे का नागरिक मानते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पे चढ़ाकर उनको उनके नारे लगाए जिंदाबाद के और उनको मंत्री तक पहुंचाया, उन कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं। लेकिन सजवान जी, उनका नाम भूल जाते हैं। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं और गाहे बगाहे आपके भी नेता, बड़े नेता इस बात को मानते आए हैं कि हमें पार्टी में वो दर्जा नहीं मिलता है। हालांकि अगर इसका एग्जाम्पल कहें, अभी हाल ही में जो बड़े नेता आपके बीजेपी में शामिल होकर विधायक बन गए, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने भी ये बात मानी कि आपको जब उस तरीके की इज्जत सम्मान नहीं मिलता तो फिर आपको जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये तो कांग्रेस के साथ भी रहा है सर। ऐसा है, जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए हैं और वहां उनको उनके अनुरूप सम्मान मिल जाए तब तो कोई बात नहीं। अब जब वहां जाकर के कोई पूछ नहीं रहा है तो जब हमको मिलते हैं तो वहां रोना रोते हैं अपना। तो सिर्फ पद के लिए निष्ठा को नहीं बदलना चाहिए, और अगर बदली तो फिर वहां भी सम्मान मिलना चाहिए, वहां भी वही दर्जा आपका होना चाहिए जो
दूसरे दल में था। भाजपा से कांग्रेस में आए या कांग्रेस से भाजपा में जाए, अब कोई ऐसा रहा नहीं है कि भाई अरे साहब वो तो कांग्रेस का था, वो कभी भाजपा में नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? जब आपने उसका वो आदर किया ही नहीं, क्यों नहीं जा सकता वो? और भाजपा से कांग्रेस में क्यों नहीं आए भाई? बिल्कुल। जिसको उसको इज्जत नहीं मिलेगी, उसके योग्यता के अनुसार उसको पद नहीं मिलेगा, उसको छोड़ने में अब कोई वो गुरेज नहीं करेगा। अब अभी रावत जी कुछ बात कह रहे थे, हम लोग संजय गांधी के जमाने में हम संजय गांधी के साथ चलते थे और संजय गांधी कहते थे मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से कि साहब अगर 1 रुपया भर काम कर सकते हो तो अधिक से अधिक, जब कोई बहुत प्रेशराइज कर जाए तो 4 आने भर की घोषणा करना। जब 4 आने भर की आदमी घोषणा करेगा और रुपया भर काम करेगा तो वाई होगी। और आज तो हालात ये है कि 10,000 करोड़ की घोषणा हो रही है और धरती पर 10 रुपए का काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लोगों को अंधा समझ रहे हो क्या? लोग जो है, जो क्रिटिक है, जो जनता है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, उनके पास सोच समझ की क्षमता ज्यादा है और वक्त भी ज्यादा है। तो आज हालात ये है, आज हम ये कहना चाहेंगे, जब ये विषय आया है तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी, मुख्यमंत्री से भी, उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी ये कहना चाहेंगे कि जिन कार्यकर्ताओं को तुमने कुछ देना है उनको वक्त पर दे दो भाई। है कहीं ऐसा ना हो कि जब सरकार जा रही हो 3 दिन पहले उसको दे दो, पता लगा उसकी बत्ती 3 दिन बाद उतर गई, समाज में उसकी थू हो गई। बिल्कुल ऐसा ना करो भाई। दीपक रावत, इस प्रदेश को लोकतंत्र का ऐसा पाठ नहीं पढ़ाओ और लोगों को भी ये मत कहो कि विशेष अधिकार है, निर्देश अधिकार है तो अधिकार तो छीना जाता है। ठीक, लो ना अधिकार और बांट दो। दीपक रावत जी, अभी हम बात कर रहे हैं सरकार के विशेषाधिकार की, मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार की, लेकिन ये पार्टी में भी होता है। यूकेडी भले ही फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट में नहीं आए, लेकिन आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। आपकी पार्टी में अगर इस तरीके से होता है, आप भी अगर पद और सम्मान के हकदार होते हैं और आपको नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई स्टेप लेंगे और पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना किसको दें किसको ना दें, कोई बगावत तो नहीं कर जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये देरी सिर्फ उसकी वजह से, ये किसी के साथ भी अगर आपकी सरकार होती तो शायद आपको भी तय समय लगता? दिव्यदर्शिनी जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह को रोकने के लिए अभी तक विस्तारीकरण नहीं कर पा रही है मंत्रिमंडल का। कहीं ना कहीं पर ये एक तरीके से ये शक्ति संतुलन करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा तेज तरार प्रभावशाली नेतृत्व जो अपने किसी विशेष वर्ग से आता हो या किसी विशेष जाति से आता हो, और वो यदि अगर क्षेत्र से आता हो और वो अगर उसको मंत्री पद दे दिया गया तो कहीं धामी जी का जो महत्व है वो कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत युवा हैं और उनके मंत्रिमंडल में अगर कोई ऐसी भारी भरकम मंत्री आ जाए तो निश्चित रूप से जो जनता है उसका, उस जनता पे जो प्रभाव है वो उस मंत्री का ज़्यादा पड़ेगा, जो मंत्री बुजुर्ग रहा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इसी वजह से शायद ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो इससे बच रही है विस्तारीकरण से, कि ऐसा जो शक्ति संतुलन है जो अभी सामान्य रूप से दिख रहा है वो कहीं डगमा ना जाए। और जिसकी तरफ इशारा हमारे सरजवान जी कर रहे थे कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि जो नेता जिन को सही ढंग से इज्जत नहीं मिली सरकार में, या वो बहुत ही भारी मतों से जीत के आए हैं और उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, तो वो भविष्य में अपनी दूसरी राह भी तलाश सकते हैं कि जहां जिन दलों में उनको रिस्पेक्ट मिले, रिगार्ड मिले, शायद वो वहां जाने की कोशिश करें। ये भी एक संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इन दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान प्रदेश का हो रहा है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है जिसके बारे में सजवानी जी बता चुके हैं, दूर सुदूर पहाड़ में कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए आता है और वो अपने किसी विधायक को चुनता है और वो ये सोच के चुनता है कि वो कहीं मंत्री बनेगा, और मंत्री बनेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा उसके क्षेत्र का। लेकिन हो क्या रहा है कि
जो सीटें हैं वो मंत्री पद की खाली रखी हुई हैं। अब वो व्यक्ति जिसने ये सोचा भी होगा, दूर सुदूर क्षेत्र में जो सिर्फ वोट डालने के लिए आता हो, आपको तो पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में वोट डालने के लिए बहुत दूर दूर से गांव-गांव से आते हैं, पोलिंग बूथ में वोट डाल के जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन अगर उनके वहाँ जिस तन्मयता से वो लोग भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया, बम्पर उनकी सीटें दी, और उसके बावजूद अगर उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति नेता नहीं बनता है, मंत्री नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं पर उनकी उम्मीदों पे एक तरीके से कुठाराघात होता है कि वो क्या सोच के उन्होंने उस विधायक को जिताया भारतीय जनता पार्टी के। हरीश मेहकुरी जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया था, अब होगा तब होगा, जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे, उसके बाद धामी जी आए, नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, अब एकदम 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो क्या ये हेडलाइंस इसलिए तो नहीं बन रही हैं कि सिर्फ एक उत्साह भरने के लिए कि अगर किसी के अंदर ये उम्मीद होगी कि क्या पता मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, तो ये इसके लिए तो नहीं इसकी सुगबुगाहट तेज की जा रही है? नहीं देवी दर्शन जी, मैं तो निश्चित रूप से इस पक्ष में हूँ कि जो भी उत्तराखंड में मंत्री के पद रिक्त हैं मंत्रिमंडल में, उनको यथाशीघ्र भरा जाए और उसी से जनता का भी भला है, सरकार का भी भला होगा, बीजेपी को भी लाभ होगा। और मैं एक बात फिर कहूंगा कि एनडी तिवारी जी के जमाने में वो भी हर 6 महीने में, साल भर में कुछ ना कुछ मंत्री बढ़ाते रहते थे और एक बात बोलते थे मीडिया में, उस जमाने में हम लोग तब भी मीडिया में थे जी, तो बोलते थे कि आगे और विस्तार होगा, तो कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद रहती थी कि कुछ ना कुछ लाभ होगा। सुबीर सिंह सजवाण जी ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल क्रिएटिव सुझाव दिया कि भाई कार्यकर्ताओं को भी ओबलाइज करो। आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, चाहे एनडी तिवारी की सरकार रही, चाहे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की सरकार रही, चाहे विजय बहुगुणा जी की सरकार रही, चाहे हरीश रावत की सरकार रही, सब में चमोली और रुद्रप्रयाग को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। देखिए पिछली 2 सरकारों से चमोली, रुद्रप्रयाग और ऐसे बहुत सारे जिले हैं हमारे। अच्छी बात यह है कि इस बार तो मतलब मुख्यमंत्री जी चंपावत और उस क्षेत्र से हैं, तो एक प्रतिनिधित्व क्या वहां तो अच्छा हो गया, लेकिन जैसे चमोली है, रुद्रप्रयाग है, इन जिलों को आज भी मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इन दोनों जनपदों से निश्चित रूप से किसी को मंत्री बनाया जाए तो उस क्षेत्र का भला होगा। आपका तो बद्री केदार उधर ही है, तो कुछ उस तरफ भी देखना चाहिए और जो मंत्रिमंडल के पद खाली हैं वो भरा जाना चाहिए। दूसरा मैं एक चीज कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार ने गैरसैंण में राजधानी की, कालीन राजधानी की घोषणा की, लेकिन वो अभी तक व्यवहार में नहीं उतरी, बल्कि गैरसैंण में पिछली बार तो ये हुआ कि अब रायपुर की तरफ भी एक राजधानी बनाएंगे। इस छोटे से राज्य की 3 राजधानी, ये अच्छी बात नहीं है। एक बनी हुई है देहरादून में, एक बनी हुई है गैरसैंण में, इन्हीं 2 को ठीक ठाक से चलाया जाए तो मैं सोचता हूँ राज्य का ज्यादा भला होगा और राज्य पर जो अनावश्यक धन का बोझ बढ़ेगा, कर्ज का बोझ बढ़ेगा, उससे भी बचेगा राज्य हमारा। एक और चीज ये है कि निश्चित रूप से जो पहाड़ों की कृषि है उस पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। कृषि मंत्रालय को और मजबूत और विस्तार किया जाए इसका, और बागवानी है, पशुपालन है, कृषि मंत्रालय है, और कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, इस सब को थोड़ा सा सुदृढ़ किया जाए ताकि पहाड़ की इकोनॉमी बढ़े। आज भी उत्तराखंड के पूरे 8 जिलों में एक औद्योगिक इकाई नहीं है, 20-21 साल राज्य बने हुए हो गए, तो निश्चित रूप से ये जिस बात के लिए राज्य की मांग की गई थी वो पीछे रह गया है। मैं तो एक चीज कहूंगा, हमारे एनडी तिवारी जी बड़े कलेवर के नेता थे, लेकिन वो भी काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, सिटकुल वगैरह से ऊपर वो भी नहीं चढ़ पाए पहाड़। और खंडूड़ी जी जो है वो तो जनरल साहब थे, लेकिन वो गैरसैंण की तरफ वो भी नहीं चढ़ पाए। पूरे उनके कार्यकाल में भी एक उद्योग नहीं लगा पहाड़ों में, और बाकी के तो मतलब जो बने हुए उनके कद तक तो ये छू ही नहीं पा रहे हैं। जबकि धामी जी तो हमारे यंग ब्लड हैं, उनसे तो बहुत उम्मीद है उत्तराखंड को, अभी भी है, तो कुछ लगा दो भाई जोर कि ऐसा कुछ करें कि दिखे कि हाँ यंग ब्लड आगे आया है, युवाओं को मौका मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जैसे राजस्थान में नया चेहरा ला दिया, मध्य प्रदेश में नया चेहरा ला दिया, जैसे राज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अनुशासन की पराकाष्ठा, एक दूसरी जगह जो है और बना दिया, विष्णु जी को बना दिया। तो निश्चित रूप से यह प्रयोग है, बहुत अच्छा है। अगर उत्तर प्रदेश में भी योगी को नहीं लाते तो ऐसी प्रबल क्षमतावान मुख्यमंत्री कहां से
पूरे प्रदेश को मिलता। तो ठीक है, नया लोगों को चेहरा अवसर दो और राज्य मंत्री बनाओ, लेकिन अपना मंत्रिमंडल का विस्तार भी करिए, ऐसा जनता की अपेक्षा है। युवा मुख्यमंत्री को तो मतलब एक समझ लीजिए कि ताबड़तोड़ काम करना चाहिए, अपने नेता मोदी जी से सीखना चाहिए भाई, एक क्षण विश्राम नहीं करते हैं। तो राम काज कीनो बिन चैन कहां, आपका तो नारा है, तो करो ऐसा। केदार सिंह रावत जी, हमने यहाँ पर देखा युवा मुख्यमंत्री, युवा ब्लड, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब युवा और एक्सपीरियंस साथ मिल जाते हैं तो फिर उस प्रदेश का या उस सेक्टर का कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि एनर्जी युवा लगाते हैं और जो एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि आप लोग इस चर्चा में अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं जो अपने समय में आप लोगों ने किया है, यही एक्सपीरियंस आज के समय पे मिल जाए और एक नया फ्लेवर आ जाए तो लगता नहीं कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर सकती है? निश्चित रूप से मैं अभी आदरणीय मैखुरी जी जो कह रहे थे बहुत अच्छे सुझाव दे रहे थे कि धामी जी जो हैं युवा हैं और उनको पूरी ऊर्जा के साथ जो है कार्य करना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि धामी जी पहले विधायक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विधायिका का उनको ज्ञान न हो, और अब तो 2 साल से ऊपर का समय उनको मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया, तो काफ़ी कुछ अनुभव भी उनको हुआ है इस पद पे रहते हुए। 2 साल से ऊपर का समय हो गया और हम लोग देखते हैं, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि आदरणीय धामी जी जो हैं वो दिन रात काम में लगे हुए हैं, चाहे क्षेत्रीय भ्रमण में हैं, जगह जगह जा रहे हैं, दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी टिहरी में भी जो है गए थे और उत्तरकाशी का भी अभी 8 तारीख का उनका कार्यक्रम निश्चित है। कुमाऊं मंडल के भ्रमण पे भी अभी हाल ही में गए थे और अन्य जगह भी अपना पूरा समय दे रहे हैं। तो जो एक युवा व्यक्ति में जो ऊर्जा होती है उसका वो पूरा उपयोग जो है राज्य हित में सरकार चलाने के लिए कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी दायित्वों वाली बात आई, राज्य मंत्री वगैरह वाली बात आई, तो मैं समझता हूँ राज्य मंत्री नहीं हैं वो लोग, उनको राज्य मंत्री का दर्जा और सुविधाएं दी गई हैं। उनको जो दायित्व दिया गया है वो कोई किसी बोर्ड में उपाध्यक्ष है, कोई किसी उसमें समिति में जो है उपाध्यक्ष है, तो जो उनके लिमिटेड अधिकार होते हैं। अब ये एक जनरल परसेप्शन बना दिया गया कि साहब राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री कोई ऐसा उनका अधिकार नहीं है कि वो सब सारे, वो दर्जा है उनका, एक स्टेटस दिया गया है ताकि सुविधाओं के लिए उनको कार्यालय मिल सके, उस सुविधा का घोड़ा गाड़ी मिल सके, स्टाफ मिल सके, और बाकी तो उनका दायरा जो है लिमिटेड है। जिस कार्य के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है वो उतने ही तक जो है सीमित रहते हैं और किसी न किसी विभाग के विभागीय मंत्री के जो है साथ मिलकर उनको कार्य करना पड़ता है। तो फिर भी चलिए उसमें भी कुछ न कुछ कार्य का विभाजन होता है। और निश्चित रूप से अभी मैखुरी जी भी कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य की बहुत सारी समस्याएं हैं अपने आप में, राजधानी का भी उन्होंने जिक्र किया और उद्योगों का भी जिक्र किया। देखिए असल में मेरा मानना ये है कि पहाड़ में हम उद्योगों की बात तो करते हैं, हालांकि धामी जी भी प्रयासरत हैं। अभी इन्वेस्टर समिट जगह जगह हुए, विदेशों में भी हुए, लंदन में हुए, दुबई में हुए और देश के कई शहरों में हुए, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जो है MOU साइन किए हैं। देहरादून में भी फाइनली वो हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। हजारों करोड़ के जो है MOU हुए हैं। अब देखना ये है माननीय धामी जी प्रयासरत हैं कि कितने वो धरातल पे उतर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहाड़ में उद्योग क्यों नहीं लग पा रहे हैं, उसके हम मूल समस्या की तरफ नहीं जा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि पहाड़ में जब तक रेल नहीं पहुंचेगी तब तक उद्योग नहीं लग सकता। हमारे पहाड़ में संसाधन हैं, जल जंगल जमीन के संसाधन हैं, और लेकिन बाजार तो नहीं है पहाड़ में। बाजार में पहुंचाने के लिए हम ट्रक से जो है रेल का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मुझे अच्छी तरह से अनुभव है।
इसीलिए भले ही सब्सिडी दी जा रही है, सब इतना 40% तक जो है सब्सिडी है, लेकिन कोई उद्योग लग रहा है? जब बाजार जो है दिल्ली बॉम्बे में ही है, वहीं हमने अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो फिर वो ट्रक से जो है हम इतना नहीं ढो सकते हैं, और रेल का मुकाबला ट्रक से नहीं हो सकता है। इसलिए रेल का अब ये स्वागत योग्य कदम है कि हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग जोशीमठ रेलवे लाइन का काम कंप्लीशन पे है। और पहले भी जब मैं कांग्रेस में था तो उस समय राज्य मंत्री हमारी रेल मंत्री जो है ये ममता बनर्जी थी, उनका भी पत्र मेरे पास है। मैंने उसी समय परसू किया था कि गंगोत्री यमुनोत्री को भी जोड़ा जाए। और पिछली बार जब मैं विधायक था तो इसी सरकार में 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और अलाइनमेंट भी जो है वो गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन का हुआ, अलाइनमेंट भी हो रखा है। और उसकी डीपीआर जो है 23,000 करोड़ की वो केंद्र सरकार को जा चुकी है, पिछली बार जा चुकी थी। और हम सब लोग ये अपेक्षा करेंगे कि गंगोत्री और यमुनोत्री को रेलवे लाइन से जोड़ें, ताकि हमारे जो जल के संसाधन हैं, जंगल, अब हम मिनरल वाटर देखिए, अब बिस्लरी की बोतल जो है हम गंगोत्री में भी पी रहे हैं, यमुनोत्री में भी पी रहे हैं। क्यों नहीं? गंगा और यमुना हमारे यहाँ से बह रही है, तो हम उसके जल को जो है परिशुद्ध करके हम पूरे देश में भेज सकते हैं। ऐसे ही जड़ी बूटियों का मामला है, ऐसे ही बागवानी के उद्योग हो गए। लेकिन सर एक छोटी सी बात मुख्यमंत्री को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर इसलिए है क्योंकि अगर आपके 4 पद रिक्त है तो वो सारा भार जो है मुख्यमंत्री पर इस वक्त आ रहा है। और जब आप कहते हैं उत्तराखंड @25 यानी कि 25 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, तो फिर मुख्यमंत्री को उतने ही फ्रीडम भी देनी चाहिए, उतना फ्री स्पेस होगा, क्योंकि जितने लोग उनके सपोर्ट में होंगे, उनके साथ चल रहे होंगे, उतना उनके लिए ईज होगा। तो आपको लगता नहीं है कि वो भर लेने चाहिए उस पर्सपेक्टिव से भी? ठीक है, मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, अपना मानना है कि वो कितने भी विभाग अपने पास रखें, लेकिन उतना ईज के लिए जरूरत है अभी मुख्यमंत्री को। देखिए, निश्चित रूप से जो जनता से जन समस्याओं के, रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े विभाग हैं, माना हमारा लोक निर्माण विभाग है, कृषि और बागवानी का है, ये अन्य जो हैं वो सब में सबके लिए मंत्री तैनात हैं। अब कुछ विभाग तो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, कार्मिक विभाग है, प्रशासनिक है, ये सब विभाग रहते हैं, तो वो पहले से ही ये परंपरा रही है, वो विभाग वही देखते हैं। लेकिन अगर माना जैसे चंदन रामदास जी के गुजरने से जो है समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त भार जो है गया है मुख्यमंत्री के पास, तो निश्चित रूप से उस पर विचार चल रहा है। और मैं समझता हूं कि जल्दी ही जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उस पर निर्णय लेंगे अपने विशेषाधिकार से, अपने केंद्रीय नेतृत्व से जो है परामर्श करके जल्दी ही जो है विस्तार किया जाए। योग्य लोगों को और क्षेत्रीय संतुलन को, जातिगत संतुलन को बनाते हुए जो है निश्चित रूप से जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसी हम सबको अपेक्षा है। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी और शूरवीर सिंह सजवान जी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस इसी तरह से आवाज उठाती रहेगी जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता? देखिए, कांग्रेस क्या, वो तो जनता आवाज उठा रही है, उन क्षेत्रों की जनता आवाज उठा रही है जिन क्षेत्रों के प्रतिनिधि के बारे में गाए ये खबर होती है कि ये मंत्री बन जाएंगे, तो उन क्षेत्रों की जनता आवाज उठा रही है और कांग्रेस की आवाज उस जनता के साथ है। तो हमने कहा ना कि कोई कांग्रेस से तो मंत्री बनने से रहा, बनेगा बीजेपी से ही, और जो भी बनेगा वो प्रदेश का हित ही करेगा। और हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार आज देखने को मिल रहा है, अगर कुछ विभाग कम हुए और कुछ वो विभाग किसी ईमानदार आदमी के पास चले जाएं, जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, तो हो सकता है कि इससे जनता के भी लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का जो बदनामी है वो भी कम होगी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के बारे में जहाँ तक अभी रावत जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नौजवान हैं, मैखुरी जी ने भी कहा नौजवान हैं, और ये निश्चित है कि वो दौड़ रहे हैं। और पिछली बार जितने उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयास से यहाँ लाया गया है, और जो उन्होंने कहा 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा जी, तो मैंने तो उस दिन भी कहा था, आपने इसी पर पूछा था कि भाई उसका 10% भी अगर धरती पर उतर गया तो कायाकल्प हो सकता है।
तो इसमें तो मुख्यमंत्री की तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी घोषणाएं करती है उसमें से एक व्यक्ति जो भूतल परिवहन मंत्री हैं उनका काम तो धरती पर दिखाई देता है और बाकी घोषणाओं को कोई देखता नहीं है। कोई तो गडकरी जी को भी हम उनकी भी तारीफ करते हैं और हर जगह करते हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए। जो आदमी काम करने वाला है चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और जो झूठी घोषणाएं करता है या जिसके विभाग में अधिकारी भ्रष्टाचार की को परिकाष्ठा को लांग गए हैं और वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके विभाग छीन करके दूसरे को दिए जाने चाहिए। बिल्कुल। और वो जरूरी नहीं है कि जितने 8 लोग आज हैं कि वही बने रहेंगे। इनको तो ये भी चाहिए कि अगर जो आदमी भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है उसके बदले में किसी नए आदमी को दो और उसको बाहर निकाल दो। जी दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का तो स्पष्ट कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में जो नुकसान है वह यहाँ के मूल निवासियों का है, जो सुदूर पर्वत में रहने वाले लोग हैं उनका नुकसान है। और इस परिस्थिति से जितनी जल्दी हो सके उस उत्तराखंड को निजात मिलनी चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से अपनी ये जो समस्या है मंत्रिमंडल विस्तार की, इसको करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जो जिन वर्गों को या जिन क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व अब तक सरकार के मंत्री के रूप में नहीं मिला है वहाँ के विधायक को मंत्री पद दिया जाना चाहिए। वहाँ के लोगों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए जिस उम्मीद के साथ उन्होंने अपने भारी बहुमत से उस विधायक को जिताया है। और निश्चित रूप से फिर कुछ हद तक हम मानेंगे कि इस उत्तराखंड में जो वर्तमान सरकार है वो समस्या का समाधान करने में सक्षम होगी। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्यदर्शनी जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं और धैर्यवान हैं, मिलनसार हैं और उनके व्यक्तित्व का लाभ उत्तराखंड को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कुछ बड़े मतलब इनिशिएटिव अच्छे भी लिए हैं, जैसे उत्तराखंड को जो मजारों से पाटने का षड्यंत्र था उसको विफल कर दिया है। उसी तरह से जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स समिट कराएगा, बड़े लेवल का समिट था, अब उसका लाभ मिले इसके लिए आवश्यक है कि जैसे हम उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को भी चिन्हित करें। बिल्कुल। जो मतलब जो हमारा बेंगलोर में कंप्यूटर का हब है पूरी दुनिया का या भारत का तो है ही है जी, उसको हम उत्तराखंड में भी बना सकते हैं। उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, उसको हम गैरसैंण में बना सकते हैं, उसको हम लोग चमोली में बना सकते हैं, गौचर बना सकते हैं, रुद्रप्रयाग के किसी क्षेत्र में बना सकते हैं, अल्मोड़ा बना सकते हैं। इस तरह का एक क्षेत्र होना चाहिए, कंप्यूटर हब हो जाए, संस्कृत शिक्षा का एक महाविद्यालय हो जाए। इसमें कुछ लगता थोड़ी है, अच्छा विश्वविद्यालय हो जाए। लोग तो मतलब विदेश में जा रहे हैं संस्कृत पढ़ने। उसी तरह से जो शिक्षा के केंद्र हैं हमारे, उनको पर्वतीय जिलों में खोला जा सकता है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है आज की। हम कोटा जा रहे हैं तो कोटा की बजाय हम जो है चमोली में पढ़े, गैरसैंण पढ़े, तो इस तरह का किया जा सकता है। वर्सटाइल व्यक्तित्व होना चाहिए और रूटीन के कामों से ऊपर उठ करके कुछ मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ योगी ने, हेमंत बिश्वा ने, इस तरह के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अलग करके दिखाया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी यही उम्मीद है हमारी। बिल्कुल। केदार सिंह रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। निश्चित रूप से राज्य की जनता की उम्मीदों पे हमारे जो नौजवान ऊर्जावान हैं वो खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रश्न है, निश्चित रूप से वो भी इस पे विचार किया होगा, कर रहे होंगे और जल्दी जब भी उचित समय वो समझेंगे तो उस पे जो है निर्णय ले लिया जाएगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लंबे वक्त से दर्जाधारी राज्य मंत्री कब बनाए जाएंगे इसको लेकर चर्चा थी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा थी। दर्जाधारी जो राज्य मंत्री हैं वो तो 21 बना दिए गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। 4 पद खाली हैं। अब किसको बनाया जाता है मंत्री आज आगे आने वाला समय बताएगा। और कौन जो अभी मंत्रिमंडल में बना हुआ है क्या उसको हटाया जाएगा, उसकी जगह नए चेहरे बनाए जाएंगे और कब तक ये काम होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी सुगबुगाहट है, हेडलाइंस हैं, तो इस पर सोचनीय विचार करना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।